हेलो बच्चों, वेलकम। सेट थ्योरी के इस बेहद ही खूबसूरत से चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को जानेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इनकी थ्योरीज को जानेंगे। और मैथमेटिक्स आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया है। मैथमेटिक्स एक वे है नेचर से कम्युनिकेट करने का, उस सेंस में हम लोग इस चैप्टर के साथ अब डील करेंगे। और ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उस चीज से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आएंगे। अब देखो यहां पर, वैसे तो आपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जाना ही होगा, बट एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो, इस दुनिया में ना कई चीजों के बीच में आपस में रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं यहां पर हमारे पास आने वाले मिल्क के प्राइस के बारे में डिस्कस करना चाहूं आप लोगों से, तो इस प्राइस को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स निकल कर आते हैं। अब मिल्क प्राइस का फ्यूल से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है कि मिल्क जहां प्रोड्यूस होता है और जहां वो कंज्यूम होता है, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है। अब इस डिस्टेंस को, जो मिल्क को ट्रेवल करना है, इस ट्रेवलिंग के दौरान ये ट्रांसपोर्टेशन से गुजरता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन यहां पर यूज हो रहा है, ये आपके फ्यूल को कंज्यूम करता है। फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा तो मिल्क का प्राइस बढ़ेगा। फिर आपका यहां पर जो रिटेलर्स होते हैं, जो इनको सेल करते हैं, उनका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहेंगे। होल कम्युनिटी रिटेलर्स की अगर इंक्रीज करना चाहेगी तो मिल्क प्राइस आपका चेंज हो जाएगा। फिर जो कंपनी इसको पैकेजिंग करती है और डिलीवर करती है आपको, उसका अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो प्रॉफिट मार्जिन अगर चेंज होगा तो भी मिल्क के प्राइस को, यहां मिल्क का प्राइस चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात, जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है, अगर उसमें इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा, तो यहां पर जो 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 फार्मर्स जो मिल्क को देते हैं कंपनी को, ठीक है, डिलीवरी देते हैं, उनके लिए भी अपने प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करता है कि इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, घट रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस यहां पर चेंज होगा। तो यहां पर मिल्क के प्राइस का जब हम कोई रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो अगर मैं इसको मानता हूं ए, इसको मानता हूं बी, इसको मानता हूं सी, इसको मानता हूं डी, तो मिल्क का प्राइस जो है वो आपका रिलेटेड है ए बी सी डी के साथ। अब वो डिपेंड करता है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, वो तो हम रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में देखेंगे ही। लेकिन मिल्क का प्राइस इन सब पर डिपेंडेंट है, और इसी को बोलते हैं कि मिल्क प्राइस नाउ हैज अ रिलेशन विद प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर, जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है अपनी गाय और गायों के जरिए, ठीक है। द प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द प्राइस ऑफ रिटेलर प्रॉफिट मार्जिन एंड द प्राइस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट मार्जिन, इन सब पर वो डिपेंडेंट है, और ये रिलेशन बन रहा है। अब इन रिलेशंस के अंदर ना एक बड़ी मजेदार चीज निकल कर आती है, और वो ये है, कनेक्ट विद इट रियलिटी। आपको इसको रियलिटी से जोड़ना होगा, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ जोड़िए इसको, कि अगर फ्यूल का प्राइस अभी 1 रुपीज, सॉरी 1 लीटर फ्यूल जो है अराउंड 97 टू 100 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूल का प्राइस, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा मानिए कि अगर फ्यूल का प्राइस 1 लीटर जो है 1000 रुपीज का हो जाए, तो यहां पर मिल्क का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अराउंड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर रिटेलर अपने प्रॉफिट मार्जिन को, उसके अंदर ग्रीड आ जाए, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेना स्टार्ट करे उसमें से, तो मिल्क की जो सप्लाई है, जो उसकी सेलिंग होती है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कंपनी सेम चीज करना स्टार्ट करे कि नहीं यार, मिल्क के बिना तो कोई जी नहीं सकता है, हम एक काम करते हैं, इसमें मोटा प्रॉफिट डाल देते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा कर देते हैं, तो भी मिल्क आपका बिकना बंद हो जाएगा, और वो बड़ा प्रॉफिट की वजह से बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। या फिर फार्मर्स अगर स्ट्राइक कर दें, ठीक है, या फिर वो अपने प्रॉफिट को, उनके अंदर ग्रीड आ जाए, वो बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करना स्टार्ट कर दें, तो भी मिल्क प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं करेगा। तो इस रिलेशन के अंदर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इन रिस्ट्रिक्शंस को आपको बस फील करना है। और देखो, आपका काम यहां पर, आप सेट थ्योरी के डोमेन में आ जाओगे। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यार, फ्यूल का प्राइस जो है, अगर मैं उसको लूं तो यार 0 रुपीज, चलो फ्री में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव तो ये रियलिटी में हो नहीं सकता है कि आप हमारा पेट्रोल लो, उसके बदले हम आपको पैसा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप मान के चलो, जीरो इमेजिनरी नंबर, जीरो से नीचे नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी हो गया, लेकिन फ्यूल का प्राइस जीरो से लेकर मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं 300 रुपीज तक सस्टेनेबल है। तो इस रिलेशन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू आएगी, वो 0 से 300 की रेंज में ही रहेगी। तभी मिल्क के प्राइस को हम, अगर इसका कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होता है तो वो नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले के वे में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई यूज नहीं है। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमें सिर्फ यहां से यहां तक के वैल्यूज की जरूरत है, ठीक है। रिटेलर, अगर मान लो इसके पास जब मिल्क आ रहा है, वो 1 लीटर पे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, इस तरह का प्रॉफिट ले रहा है,
तो ये सस्टेनेबल है। लेकिन अगर वो कहे कि यार रिटेलर के पास दूध आया 30 रुपए लीटर और उसने बेचना स्टार्ट किया 130 रुपए लीटर, तो वो कोई भी पर्सन उस दूध को नहीं लेगा, वो दूसरे रिटेलर को ढूंढना स्टार्ट करेगा जो कम प्रॉफिट मार्जिन पर देगा। तो रिटेलर के लिए भी एक लिमिटेशन आ गई कि भाई जीरो फ्री में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, दान देना चाहता है, से लेकर अगर रिटेलर 50 रुपए तक की वैल्यू रखता है तो लोग सस्टेनेबल है। मतलब ये भी बड़ी वैल्यू हो गई, लेकिन हम मान लेते हैं कि 50 रुपए तक वो चलता है। तो इसके लिए जो यहां पर फॉर्मूला बनेगा इनके रिलेशन में, 0 से 50 तक की वैल्यू ही इनपुट में दी जा सकती है, उससे ऊपर देने पे फॉर्मूला तो वर्क करेगा लेकिन रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उसी तरीके से इसका प्रॉफिट, उसी तरीके से इनका प्राइस। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना कि एक रिलेशन बनाने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि एक रिलेशन बनाने के लिए आपको सेट की बहुत ज्यादा नीड है। और यहां पर यह डिटरमाइन होता है कि सेट में जो वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज पे रिलेशन बनता है या कोई फॉर्मूला बनता है जिस पर वो फॉर्मूला वर्क करेगा। इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि भाई ये फॉर्मूले की रियलिस्टिक वैल्यू जो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी वो यहां से लेकर यहां तक होगी। तो जो इनपुट वैल्यूज होती हैं इन्हीं को आगे चल के आप नाम दोगे बस डोमेन, और इन डोमेन्स की वजह से फाइनल जो फॉर्मूले का रिजल्ट आ रहा है कि भाई मिल्क प्राइस का रेंज यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करेगा। इसके ऊपर गया तो लोग खरीदना ही छोड़ देंगे, तो वो अनरियलिस्टिक फिगर हो गया, उस फिगर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी रेंज भी एक सेट ही तो है कि मिल्क का प्राइस यार 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक सस्टेनेबल है, यहां तक लोग सस्टेन करेंगे, बट 200 के ऊपर चला जाएगा तो लोग दूध लेना बंद कर देंगे। तो भाई अगर मैं कहता हूं कि यार फॉर्मूले के हिसाब से मिल्क का प्राइस निकल कर आता है 4 करोड़ रुपए, तो भाई फॉर्मूले से आया वो, लेकिन रियलिटी में क्या मिल्क के प्राइस के लिए 4 करोड़ रुपए की वैल्यू कोई जायज वैल्यू है? नहीं है। तो फॉर्मूलाज भी आपका जायज रीजन में रहना चाहिए, इसलिए यहां पर सेट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एंड दैट इज वाई आपका सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। वहां पर आप रिलेशंस को बिल्ड करोगे अंडर अ सेट, कि भाई सेट, इस सेट की वैल्यूज ही एज अ इनपुट यूज होंगी और जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक सेट ही होगा कि भाई जो आउटपुट आया वो यहां से लेकर यहां तक ही आ रहा है। और इसी से नीड पड़ी हमारे सेट्स को स्टडी करने की, सेट थ्योरी को बनाने की। अब जो आप चैप्टर में स्टडी करने वाले हो ये थोड़े बाद की स्टडी है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर आपको डायरेक्ट थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बुक में, हमारे बुक में नहीं है। लेकिन ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो डायरेक्ट थ्योरीज को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट नाउ वी हैव अ कनेक्शन कि सेट्स की क्या जरूरत है हमें, और इस जरूरत की मतलब यूज कैसे हम करने वाले हैं। आगे चल के आप चीजों को फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ने वाले हो, फंक्शन मतलब एक रिलेशन ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग उन फंक्शंस के अंदर जो सेट्स होंगे उनकी क्या नीड होगी। हालांकि अब देखा जाए तो यार 11th 12th के अंदर हमारे पास जनरल फंक्शंस आते हैं जिसमें हम हर बार सेट्स जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। लेकिन आगे तो आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इसका असली मीनिंग पता होना चाहिए। रियलिटी में जब उतरोगे तो आपको रियल नंबर तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। तो ऐसे सेट्स बनाने की जरूरत, ऐसे सेट्स को हर बार लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही सेट्स लेने हैं जिन पर वो फॉर्मूला वर्क करे। अब जैसे कि मिल्क प्राइस है, उसको अगर मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के लिए मैं सेट लेता हूं, मेरा फॉर्मूला भी बनता है। लेकिन जब मैं प्राइस ही 0 से 200 तक पे करने को रेडी हूं तो 200 के ऊपर की वैल्यू और 0 से नीचे की वैल्यू फॉर्मूले से तो आ जाएगी, लेकिन कोई क्या फर्क पड़ेगा उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा फॉर्मूला है मिल्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब मैं कहता हूं कि x जो है वो एक रियल नंबर है, या फिर मैं ऐसे ले लेता हूं x² + 1, ठीक है। इस तरह से मैंने इक्वेशन बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। अब भाई अगर ये x² + 1 आपका लेस देन 200 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं, यहां पर 20 कर देते हैं, तो यहां पर जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो रियलिस्टिक वैल्यूज हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ये 1 लाख नहीं हो सकता है, आंसर है यस हो सकता है। लेकिन फिर इस वैल्यू का मैं क्या करूंगा, मिल्क प्राइस 1 लीटर दूध अगर मुझे 1 लाख रुपए का मिलेगा तो क्या मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब सेट्स की नीड क्या है, करेक्ट रिलेशन एंड फंक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आए वो आपको बताए कि मैक्स टू मैक्स यहां तक जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम ये यहां तक जाएगा। वो रेंज आपको बताने के लिए सेट्स की जरूरत पड़ेगी, और जो फंक्शंस के थ्रू आप रिलेशन बिल्ड करोगे उनके लिए आपको सेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये है आपकी सेट थ्योरी, आपका सेट का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम बढ़ते हैं यहां पर सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब सेट्स क्या है हम इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। भाई सेट्स क्या है, सेट्स बेसिकली आपका है, सिंपल शब्दों में जाएंगे हम, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आप बोलते हो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन को डाटा भी बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके आते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो वो दो तरीके क्या है, वो दो तरीके हैं आपके। एक होता है आपका रूस्टर फॉर्म, ठीक है, एक होता है आपके पास रूस्टर फॉर्म, और एक होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जो ये रूस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। रूस्टर फॉर्म बेसिकली क्या हो गया आपके पास, रूस्टर फॉर्म हो गया जिसमें आपने डेटा को एक ब्रैकेट बनाए, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, और डेटा को आपने सिंपली ऐसे लिख दिया 10, 11, 15, 17, 20, 21। ठीक है, इस तरह से आपने पास जो कलेक्शन है डेटा का, आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बन गया आपका रूस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा मुश्किल सोचने वाली बात नहीं है। देखो कुछ चीजों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय वर्ड्स। अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको अगर मैं कहूं कि एक सेट बनाओ जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आए, तो इस तरह का सेट बनाने में, तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो वो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि दिस इज सेट एक्स, और इन डॉट्स का मतलब आप समझो। अब यहां पर क्या है ना, हर चीज को बड़ा बड़ा लिखने की बजाय हमने उसको एक सिंबल दे दिया एक्स सच दैट। इन डबल डॉट्स का मतलब है सच दैट। ठीक है, इन डबल डॉट्स का मतलब है यहां पर सच दैट। ठीक है, ये एरो हटा देता हूं वरना लगेगा कि कोई स्माइली बनी हुई है। इसका मतलब है सच दैट। तो एक्स इज अ सेट such that x is all natural numbers। नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरह से जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये बन गया आपका रूस्टर फॉर्म। और इन दोनों सेट्स को आप देखो, सेट्स मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस रूस्टर फॉर्म को एक और नाम दिया जाता है टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म। ठीक है, ये बस नाम है और आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब बार बार आप क्वेश्चंस करोगे ये खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में चला जाएगा, और आपके लिए इसको मतलब आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसको हम एक और नाम देते हैं, कहां लिखूं, प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने एक्स की प्रॉपर्टी लिख दी है कि भाई ये क्या है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये सिर्फ नाम है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप समय के साथ वो याद हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया सेट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, और ये क्या है, उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका। दो फॉर्म है, रूस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो ये हो गया आपका सेट्स को रिप्रेजेंट करने का वे हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले सेट की तरफ, और ये एक सेट आता है, ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। और ये टॉपिक क्या है कि भाई यहां पर एक और सेट आता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वैसे तो नाम से ही आपको समझ आ गया, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं। ठीक है, एक ऐसा सेट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि x इज अ सेट such that x is total number of students। ठीक है, स्टडिंग, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया मैंने, स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 11th साइमल्टेनियसली। तो यहां पर आप समझ गए कि भाई ऐसा तो कोई बच्चा है, होता ही नहीं है जो 10th और 11th में एक साथ पढ़ रहा हो। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक भी नहीं। तो ये सेट बन गया आपका एम्प्टी सेट, एज सिंपल एज दैट। ये सबसे आसान चैप्टर है आपका। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमें क्या चाहिए था, इसका मोटिवेशन की हमें इसको क्यों पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, और देखो अब आगे जो सेट आने वाले हैं ये टाइप्स ऑफ सेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो अभी हमने पहला सेट क्या देखा, पहला सेट जो हमने देखा वो देखा हमने एम्प्टी सेट, और अब हम लोग देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अब आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स, अब आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि यार ऐसे सेट्स, फाइनाइट सेट्स किसको बोलेंगे, जिसमें जो ये जो सेट्स आप लिखते हो, ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ABCD, इनको आप नाम देते हो, कहते हो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। तो जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट्स, एज सिंपल एज दैट, इनफाइनाइट सेट्स। अब इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल लेते हैं, x सच दैट x इज ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइट। ऑल नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट। x इज सच दैट x इज टोटल नंबर ऑफ नेम ऑफ ऑल स्टार्स इन द यूनिवर्स, वो भी अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि कितने सितारे हैं इस ब्रह्मांड में इसको काउंट करना अपने आप में इम्पॉसिबल ही है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट भी इनफाइनाइट सेट ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हमें समझ आ गया। अब यहां पर हम लोग टाइप ऑफ सेट्स हो गए हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो भी बड़ा आसान सा पार्ट है। ठीक है, और वो क्या है आपका, ये है आपका इक्वल सेट्स। अब दो सेट्स इक्वल कैसे होंगे, ठीक है,
अब यार ये भी देखो कॉमन सेंस से समझ आ गया, ठीक है, ये बस टाइम पास ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होगा, इक्वल सेट्स का मतलब क्या होगा, दो सेट्स में सेम एलिमेंट हो, दो सेट्स में सेम एलिमेंट हो और एक भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं एक सेट लेता हूं ए, जिसमें मैंने लिखा 1 4 7 3, ठीक है, 1 4 7 3, और दूसरा सेट लिखा बी मैंने, और इसमें लिखा मैंने 1 3 4 7। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे? अब आप कहोगे कि यार ये आगे पीछे हैं, आगे पीछे हैं, लेकिन सेट में ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब होता है बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं और एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, बस आपको ये देखना है। तो 1 सेम है, 3 आपका मैच कर रहा है, 7 आपका मैच कर रहा है, 4 आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब ए और बी सेट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। अगर मैं बी सेट के अंदर एक और एलिमेंट डाल देता हूं, तो अब ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, अगर 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको लग रहा होगा यार इतना आसान चैप्टर 11 तो बहुत आसान है, तो बच्चा बस यही चैप्टर आपका, मतलब देखो मेरे से एक मिस्टेक हो जाती, मैं गलती से ये बोलने वाला था कि बाकी हार्ड है, सारे चैप्टर्स इतने ही आसान हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान है, सारे आसान हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका इक्वल सेट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और वो होता है कि देखो सेट्स के बारे में हमने जान लिया, रिप्रेजेंट कैसे करना है ये हमने जान लिया। अगला टाइप आता है कि दो सेट्स को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, दो सेट्स को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, और यहां पर हमने देखा डिस्कवरी है यहां पर, ठीक है, हमने देखा कि यार ए सेट है जिसमें है एलिमेंट 1 2 3, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर देखूं कि ये जो 1 2 3 है ये दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर, ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो बी सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि यार ए जो है वो बी सेट का मिनिएचर वर्जन है, या फिर हम उसको एक नया नाम देते हैं, और हमने नाम दिया उसको सब सेट, ठीक है, सब्सिडरी सेट कह लो, ठीक है, या सब्सटीट्यूट सेट कह लो, मुझे इसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं, ठीक है, लेकिन सब सेट का मतलब है सब्सटीट्यूट या सब्सिडरी, ऐसे ही कुछ होगा कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स यहां पर कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें एक सिंबल चाहिए, तो वो सिंबल निकल कर आया ऐसे, ये जो यू होता है ना उसको 90 डिग्री गिरा के ऐसे लेटा दो, ये बन गया आपका सबसेट का सिंबल। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्या बी आपका ए का सबसेट है? नहीं, बी आपका बड़ा सेट है, ए आपका छोटा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं, और हां अगर बी में सिर्फ इतना होता, 3 तक ही होता, तो भी ए बी का सबसेट होता, और इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और आप ये भी कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। अब आप कहोगे इसको कहना क्यों है, ये तो इक्वल सेट है, तो सेट इक्वल हुए तो क्या हुआ, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स तो है ना, इसलिए सबसेट वाला जो रोल है वो भी वो फुलफिल कर रहा है, सो वो सबसेट भी है और इक्वल भी है। लेकिन अगर यहां पर 4 और 5 आ जाता है तो ये नहीं होगा, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, सिर्फ ये वाली कंडीशन यहां पर वैलिड हो जाएगी, ठीक है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहां पर हमारा सबसेट का सिंबल आ गया, और यहां पर हम एक सिंबल और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, और वो क्या है, ये ऐसे आपने छोटा सा सी बनाया और एक लाइन डाल दी, ये ई जैसा लग रहा है, लेकिन ई इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, ये ई नहीं है, आपने एनसीईआरटी के बुक्स में आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखो। ऐसे सी बनाना है और बीच में ई की तरह एक लाइन डाल देनी है। इसको जब आप देखोगे तो आप इसको कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे बिलोंग्स टू, इसको रीड करोगे बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कैपिटल ए सेट है जिसमें ए बी और सी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। एक बी सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 यहां पर लाई करते हैं, और मैं पूछता हूं कि 1 जो है वो किसको बिलोंग करता है, बी सेट को या ए सेट को, तो मैं कहूंगा 1 बिलोंग्स टू बी सेट, ठीक है। इतना लंबा लिखने की बजाय अब हम बस इस सिंबल का यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक और सिंबल है आप लोगों के लिए, और वो क्या है, आपने 2 लाइन बनाई इक्वल टू की तरह और एरो कर दिया, ठीक है, इसका मतलब है इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इंग्लिश टर्म है लेकिन आप समझ जाओगे। अगर मैं ए और बी सेट को देखूं, ठीक है, बी सेट के अंदर मैं यहां पर, ठीक है, बी सेट के अंदर मैं यहां पर एक और वैल्यू ले लेता हूं, ए बी भी ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए बी और सी ले लेता हूं, ठीक है, ये तीनों ले लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट
A belongs to A, small a belongs to A and A belongs to B also. बस ये लिखने का तरीका है और टाइम के साथ आपको ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो इस चीज को अगर मैं नॉर्मल भाषा में लिखता तो ऐसे लिखता, A is a subset of B, this implies this, इसको हटाता हूं यहां से, this implies that A belongs to set A as well as A belongs to set B। ठीक है, अब इतनी लंबी लाइन को हमने बस इतने में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कैसे, A is a subset of B, A is a subset of B, this implies that A belongs to A, set A and A belongs to set B। हमने ये सिंबल सिर्फ इसलिए बनाए हैं, आपकी मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैथमेटिशियंस को अपनी एनर्जी सेव करनी है भाई। वो लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, काम खत्म, प्रैक्टिस में आ जाती है। इनको रटना नहीं है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है, सो यहां पर ये सिंबल्स का क्या यूज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, और याद रखने का प्रोसेस क्या है, प्रैक्टिस करो अपने आप आ जाएगा। और इसका मतलब है इंप्लाइज, ठीक है, इसका मतलब है इंप्लाइज। जब आप क्वेश्चंस करोगे वो खुद ब खुद आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहां पर इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। देखो अभी तक हमने जितने भी सेट्स देखे अपनी इस वीडियो के अंदर, उसमें हमने या तो अल्फाबेट लिए हुए थे या नंबर्स लिए हुए थे, लेकिन सेट्स आपके जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है, इंटरवल, पहले मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, इंटरवल। ठीक है, अब यहां पर इंटरवल से क्या मतलब है कि देखो, अगर मैं कहता हूं कि x is such that x is all real numbers between 2 and 5। ठीक है, x एक ऐसा सेट है, ठीक है, x एक, मान लो ये a सेट है जिसकी वैल्यूज है x is such that x is all real number between 2 and 5। तो यार 2 से 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे, 2.1, 2.1234, 2.1234, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.134 लाख, करोड़, अरब, खरब, पता नहीं कितने ही वैल्यूज बन जाएंगे। तो अगर मैं 2 से लेकर 5 तक नंबर्स को देखूं यहां पर, तो कितने नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ठीक है, और यहां से इंफिनिटी के साथ अपना कनेक्शन बना लो। कैलकुलस की दुनिया में ये इंफिनिटी आपको समझ में आएगी, और ये जीरो, ये भी आपको कैलकुलस की दुनिया में डिस्कवर करने को मिलेगा। ठीक है, सो यहां से इसको ईस्टर एग की तरह समझो कि इंफिनिटी की शुरुआत यहां से हो चुकी है और इसका मेन रोल आपको कैलकुलस की दुनिया में मिलेगा। ठीक है, सो अब देखो, ये एक ऐसा सेट है जिसमें 2 से 5 के बीच में सारे नंबर है, इंक्लूडिंग, अब हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर 2-3 लाइंस और जोड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 and 5, या फिर हम एक स्टार लगा देता हूं यहां पर, या फिर मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, एक्सक्लूडिंग 2 and 5, या फिर मैं लगा देता हूं इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5, और एक स्टार और लगाता हूं, एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5। ठीक है, ये 4 कंडीशंस मैंने दे दी। तो इन नंबर्स को मैं रेंज कैसे दूंगा, मैं कुछ इस तरीके से दूंगा, मैं यहां ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब है, देखो ब्रैकेट्स 2 टाइप के हो गए, एक ये वाला और ये वाला। इसका तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं रूस्टर फॉर्म के अंदर। अब आते हैं इन 2 ब्रैकेट्स की बात आती है। ये ब्रैकेट बोलता है एक्सक्लूडिंग, ये ब्रैकेट बोलता है एक्सक्लूडिंग। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बोलता है इंक्लूडिंग, ये वाला ब्रैकेट बोलेगा इंक्लूडिंग, और ये तो हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर चुके हैं। तो इस सेट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ए इज अ सेट। ठीक है, मैं पहले लेता हूं इंक्लूडिंग 2 and 5। इंक्लूडिंग के लिए मैं ये रेक्टेंगल ब्रैकेट लूंगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लूंगा, 2 to 5, बीच में कॉमा लगा दूंगा। इसका इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ 2 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे यहां आ गए, इंक्लूडिंग 2 and 5। अब अगर मैं इसको 2.7 कर दूं तो यहां पे मैं जस्ट 2.7 लिखूंगा, 2.7 से लेकर 5 तक इंक्लूडिंग 2.7 and 5, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं यहां पे कहता हूं एक्सक्लूडिंग 2 and 5, यानी 2 and 5 इंक्लूड नहीं है आपके। ठीक है, तो मैं यहां पर ये ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है, ए 2, 5।
तो इसका मतलब ये है 2 और 5 सिर्फ इन दोनों नंबर्स को छोड़ के इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर सेट ए के अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर 2.7 है तो अगेन 2.7 यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब लेता हूं मैं इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5, तो 2 के आगे ये ब्रैकेट लग जाएगा और 5 के पीछे ये ब्रैकेट लग जाएगा और बीच में कॉमा। इसका मतलब 2 से 5 के बीच के सारे नंबर्स एंड 2 इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड। और अगर ये 2.7 है, ताकि आपकी जानकारी के लिए मैं 2.7 क्यों लिख रहा हूं उसके पीछे, क्योंकि कई बार हम ना ये धारणा बना लेते हैं कि सिर्फ यहां पर आपके इंटीजर वैल्यूज या नेचुरल नंबर्स ही होंगे। नहीं, जहां से जहां तक बोला है वहां से वहां तक। और लास्ट आता है आपका एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5, तो ये तो आप समझ ही गए, 2 को एक्सक्लूड करो, 5 को इंक्लूड करो। और अगर ये 2.7 से लेकर 5.3 तक है तो यहां पर 5.3 इस तरह से लिख दो, आपका काम यहां पर हो गया। और ये बन गए आपके इंटरवल्स। इसको लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रही नंबर लाइन, ये रहा 2, ये रहा 5, ठीक है। सो पहला केस 2 और 5 आपके इंक्लूडिंग है, तो 2 को भी सेलेक्ट करूंगा, 5 को भी सेलेक्ट करूंगा और इनके बीच में एक लाइन बना देता हूं। ये सारे हो गए आपका 2 से लेकर 5 तक ऑल इंक्लूडिंग। अगर मैं कहता हूं कि 2 को इंक्लूड नहीं किया है बट 5 को इंक्लूड किया है, तो यहां पे एक गोला सा बना देंगे हम लोग वॉइड की तरह, ताकि रिप्रेजेंट करें कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। फिर एक लाइन जाएगी और 5 पे भी एक सर्कल बनेगा बट फिल्ड सर्कल बनेगा, ठीक है। सो 2 एक्सक्लूडेड, 5 इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है और इनके बीच में मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। अब कौन सा पार्ट बचा मेरे पास, 2 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, आपका काम हो गया। ये लाइंस मैंने एक के ऊपर एक बनाई है बट ये नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये बन गया आपके पास, ये हो गया आपका इंटरवल का कॉन्सेप्ट। है ना, बड़ा ही आसान सा चैप्टर, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आसान है लेकिन आपको आगे इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। अब एक टॉपिक ऐसा आ रहा है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। इसके अंदर मेजॉरिटी आपके जेई मेंस और एडवांस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और पावर सेट की जो कहानी है वो शुरू यहां से होगी लेकिन अंत उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर के बाद होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर हम सेट्स को स्टडी कर रहे हैं बट ये मल्टीपल चैप्टर वाला पार्ट आ जाता है आपका। मल्टीपल चैप्टर क्यों, इसका कंप्लीट जो थ्योरी है उसको फिनिश होने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में इसकी एंडिंग होगी। और ये आपके पास अभी कोई कॉपी होगी ना, उसमें लिख लो कि इसका कॉन्सेप्ट एंड होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। और वो पार्ट क्या होगा अभी मैं बताता हूं, उसको देखना, ठीक है। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सो मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसके अंदर इसके अंदर मौजूद जितने भी इन 3 एलिमेंट से जितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एवरी पॉसिबल सेट, ठीक है, एवरी पॉसिबल सेट जो इन सेट से बन सकता है उनका मैं एक सेट बनाता हूं। बस वर्ड्स पे जाओ, ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मैंने एक ऐसा सेट बनाया जो सेट्स का कलेक्शन कर रहा है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, ए बी सी, एक सेट है मेरे पास सी जिसमें लिखा है मेरे पास पाई फाई, ठीक है, साई, ये सेट है मेरे पास। तो एक सेट में बनाता हूं डी जो कि है आपका कलेक्शन ऑफ दिस सेट 1 2 3, ठीक है, कॉमा कलेक्शन ऑफ ए बी सी एंड कलेक्शन ऑफ पाई फाई साई, ठीक है। ये लो, सेट्स का भी तो सेट्स बन सकता है क्योंकि सेट भी तो एक डेटा ही है, तो डेटा का हमने एक और सेट बना दिया, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक सेट है, ये भी क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई अलग नाम नहीं है, इट इज जस्ट सेट ऑफ सेट्स। तो अगर मैं यहां पर इस सेट को देखता हूं 1 2 3 वाले सेट को, ठीक है, इसके जितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं उनका एक सेट बनाना है और उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो इसके कितने पॉसिबल सेट्स मैं बना सकता हूं, चलो ये देखते हैं। तो देखो हर सेट के अंदर से एक सेट हमेशा कॉमन निकल कर आता है, वो है एम्प्टी सेट। भाई इसके अंदर एक सेट है, तो जब हम सबसेट पढ़ रहे थे तो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट्स का, इस दुनिया में जितने भी सेट्स है ना, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो एक सेट जो हर सेट में से कॉमन निकलेगा वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। कि भाई इनमें से एक ऐसा सेट बनाओ जो इसके अंदर कॉमन है, वो ये है कि भाई तीनों में से कोई एलिमेंट यूज नहीं करे। तो एक सेट खुद ब खुद क्या बन गया, आपका एम्प्टी सेट बन गया। तो भाई एक सेट बना लिया मैंने 5, एम्प्टी सेट को, सॉरी उस टाइम बताना भूल गया, एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं, एम्प्टी सेट जो होता है आपका वो रिप्रेजेंट होता है 5 से, ठीक है। इसका नाम है 5, इस सिंबल का नाम है 5, तो एम्प्टी सेट को आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। तो इस सेट से एक सेट बना लिया मैंने 5, कॉमा एक सेट बनाता हूं मैं सिंगल एलिमेंट्स का 1,
ठीक है, एक सेट बनाया मैंने, सिंगल एलिमेंट का एक सेट बनाया 2, फिर बनाया 3, और फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक सेट बनाया 1,2 का, एक सेट बनाया मैंने 1,3 का, फिर एक सेट और बनाता हूं मैं 2,3 का। ठीक है, फिर एक सेट बनाता हूं मैं। ठीक है, अब मेरा 1 2 1 3 2 3 हो चुका है, और अब मैं यहां पर 3 1 3 2 नहीं ले सकता क्योंकि सेट्स में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, फिर मैं एक सेट बनाता हूं अब तीन एलिमेंट्स का 1 2 3। ठीक है, 3 2 1 या 2 3 1 इनका सेम ही मतलब होगा। और इन सारे सेट्स को देखो, ये अलग अलग सेट्स हैं, यहां पर मैंने कॉमा से रिप्रेजेंट अलग किया है इन्हें, और इन सबको एक सेट के अंदर डाल दो। इसी सेट को हम लोग बोलेंगे पावर सेट। इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। किसका? पावर सेट ऑफ ए। तो इसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट करता हूं, पी ए इज दिस। ये बन गया आपका पावर सेट। ठीक है, अब यहां पर खुद ब खुद एक क्वेश्चन निकल कर आता है जिसका जवाब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में मिलेगा। क्योंकि देखो, अभी आपको अगर मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो आप कहोगे ये आया कैसे, काउंटिंग कैसे करें। अब देखो भाई, यहां तो 3 एलिमेंट है, तो आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इजी है काउंट करना। बट अगर इसके अंदर 25 एलिमेंट्स होते तो तब तो आप सेट्स ही बनाते रह जाते, ये बोर्ड छोटा पड़ जाता है यहां पर, और मुझे कई दिन लग जाते उसके सारे पॉसिबल सेट्स को देखने में, और कितनी बार मैं मिस्टेक करता वो अलग। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे कैलकुलेट किया गया। मैथमेटिक्स में जब चीजें टफ होनी स्टार्ट होती हैं तो नई नई डिस्कवरीज करते हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ये एक सेट, एक आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट का। ठीक है, तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये भी काउंट करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क बना। और यहां पर आया कि अगर ए सेट के अंदर, ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर एन। अब ऐसा क्यों होगा? मैथमेटिक्स में हम एडवांस करेंगे, आगे चल के मैथमेटिक्स की और नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को जब हम सीख लेंगे तो मैं इस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये आप नोट डाउन कर लो कि इस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है। ठीक है, ये अभी आप इसको नोट कर लो। ठीक है, बुक में भी आपके लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यों होता है ये तो हमारी बुक्स में वैसे भी नहीं दिया हुआ है, बट हम इसको इस चैप्टर के अंदर एज अ टास्क करेंगे, क्योंकि तब हम रेडी होंगे इसको समझने के लिए। फालतू का स्ट्रेस हमें अपने आप को देना नहीं है कि यार कैसे आया, हम अपने 10-10 घंटे इस पे लगा दें। फर्स्ट वी मेक आवर सेल्फ रेडी, राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, और उसके बाद जब इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा दूर थोड़ी है, 2-3 चैप्टर के बाद आपका यही चैप्टर आने वाला है। ठीक है, आपका रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और यहां पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बाकी अगर आपका मन है कि आप इसके बारे में जल्दी जानना चाहते हो, अगर आप जल्दी जानना चाहते हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहां पे देख लो इसको, और फिर 2 की पावर n को ढूंढने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये 2 की पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन आप ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका जवाब ये पढ़ने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हमारी स्टडी के दौरान जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो इस दौरान हमारा कम्युनिकेशन बेशक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन यहां पर आपको एक राय देना चाहूंगा मैं, जो कुछ भी आप यहां से गेन कर रहे हो उसकी सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद से, क्योंकि तब आप जेन्युइन डाउट्स लेकर आते हो, और जेन्युइन डाउट्स आप यहां पर पोस्ट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने डाउट्स को भी पोस्ट कर सकते हो, और उन डाउट्स के ऊपर हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ऑलरेडी अगर उस पर वीडियो बनी होगी तो आपको लिंक बता दिया जाएगा, नहीं होगी तो उसका सोल्यूशन बना के आपको वो प्रॉपर लिंक पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको जो करना है वो है सेल्फ स्टडी। देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टीचर पढ़ाए, स्टूडेंट को भी पढ़ना होगा। ठीक है, जो आपने यहां पढ़ा, डू योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, उसके बाद जो आपने सीखा उसको जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तब खुद से लिखो, बिना कुछ देखे लिखो। ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स वोट सब फालतू की चीजें हैं। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद लिख के करना है, वही आपके लिए एक्चुअल नोट्स होते हैं। ठीक है, नोट्स का मतलब होता है कि आपने जो सीखा उनको आप राइट डाउन कर रहे हो खुद से। ठीक है, और फिर वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। ठीक है, और जब वो मेमोरी में फीड हो गया, आपको कभी नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब बुक में सब कुछ लिखा हुआ है तो अब नोट्स बना के हम अलग से क्यों देखते हैं? बस इसलिए कि ये मेन पार्ट देख लेते हैं। मेन जो पढ़ता है ना वो अधूरा ज्ञान ले रहा है। सब कुछ जानना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर अब देखो, पावर ऑफ सेट का जो 2 टू द पावर n है, इसको हम लोग कहां देखेंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखेंगे। और अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि अगेन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो कि है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कुछ नहीं, आपके पास मल्टीपल सेट्स हैं, एक ऐसा सेट जो इन सब का
इन सारे सेट्स जो हैं, जो ABCD सेट्स आपके पास हैं, एक ऐसा सेट जिसमें ये बाकी के सेट्स उसके सबसेट हों। बहुत फ्लो में सेट 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 बोल दिया है, लेकिन देखो कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट है मेरे पास B 3 4 5 6, ठीक है, एक तीसरा सेट लेता हूं मैं यहां पर 7 8 9, ठीक है। अब मैं यहां पर एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसमें ये सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिया एक यूनिवर्सल सेट, बोला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जरूरी नहीं कि भाई बस उतने ही एलिमेंट हो जो ABC के अंदर है ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ U, B इज अ सबसेट ऑफ U, C इज अ सबसेट ऑफ U, ठीक है। जहां पर ये सारे सेट्स एक ऐसे सेट के सबसेट है जिसके मतलब एक कॉमन सेट के सबसेट्स हैं बाकी के सारे सेट्स, तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि सबके लिए यूनिवर्सल है, दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट फॉर ओनली दीज सेट्स, ओनली दीज सेट्स। अगर मान लो मैं एक सेट E लेकर आता हूं जिसमें लिखा हुआ है 17 18 19, ठीक है, तो ये सेट E का यूनिवर्सल सेट नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं ऐड कर दूं क्या कहते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये आपका बन जाएगा यूनिवर्सल सेट फॉर ABCE। और अगर यहां पर 13 14 की नीड नहीं है, आप चाहो तो इनको भी हटा दो, स्टिल U आपका यूनिवर्सल सेट है ABC और E के लिए, एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी बड़े आसान से हैं, ठीक है। आप ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, इतना आसान है कि आप उसको 2x की स्पीड में देख लेना, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है, फटाफट वो हो जाएगा। और फिर हम लोग यहां पर आपके वेन डायग्राम का और सेट्स ऑपरेशन की वीडियो को देखेंगे, जहां पर इस चैप्टर को हम लोग फिर वाइंड अप करेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो इसको फटाफट आप फिनिश कीजिए ताकि आगे के और इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ सकें, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।